जय हिंद एवरीवन। डिफेंस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका पॉलिटिका मेंटोर हूं। आज हम हमारा फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यू करेंगे। आज हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और उसके साथ साथ में इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में PYQs आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हमारी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28 इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो कौन कौन से आर्टिकल्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन से एसोसिएटेड है ये हमें याद होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो किस तरीके से है, देखिए आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की बात करता है, राइट टू प्रोपगेट, राइट टू प्रोफेस एंड राइट टू प्रैक्टिस की बात करता है रिलीजन के। तो आर्टिकल 25 इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इट इज सेइंग दैट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। हर एक इंडिविजुअल के पास में या फिर सिटीजन के पास में आज़ादी है किसकी? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन। अब मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें कही हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोपगेट एंड राइट टू प्रैक्टिस। तो पहले हम समझते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या है। तो आप पहले कॉन्शियंस का वर्ड क्या है, क्या मतलब क्या है कॉन्शियंस का, वो समझिए। कॉन्शियंस का मतलब होता है मेरे मन की आवाज, जो अंतरात्मा की आवाज होती है उसे मैं कॉन्शियंस बोलता हूं, बहुत सिंपल और लेमन लैंग्वेज में। तो उसकी आजादी है। तो जब मैं बोलता हूं कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने हिसाब से अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार वो मेंटेन करेगा रिलेशनशिप विद द गॉड, या फिर उसको किस तरीके से एक पर्टिकुलर रिलीजन को, अपने रिलीजियस बिलीव्स को, अपने रिलीजियस आइडियल्स को फॉलो करना है, वो खुद अपने से डिसाइड करेगा। स्टेट जो है उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। स्टेट जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे, जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में तालिबान है, वो कहता है कि आप किसी भी रिलीजन से हो, स्पेशली आप इस्लामिक रिलीजन से हो, तो यू हैव टू रीड नमाज 5 टाइम्स। अब मैं चाहता हूं कि मुझे नहीं पढ़ना है, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी जो कॉन्शियंस है वो नहीं बोल रही कि मुझे 5 टाइम नमाज पढ़ना है, तो मैं नहीं चाहता नमाज पढ़ना। लेकिन क्योंकि तालिबान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, तो स्टेट क्या कर रहा है? स्टेट इंटरवीन कर रहा है मेरे पर्सनल रिलीजन में। तो ये होता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मतलब कि मैं अपने हिसाब से भगवान के साथ में अपनी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता हूं। किस तरीके से मुझे एक पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीव्स को, रिलीजियस आइडियल्स को फॉलो करना है, वो भी मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं, अनटिल एंड अनलेस वो डिरोगेटरी नहीं है। ये तो आपको समझ में आता है। और इसमें स्टेट जो है वो इंटरवीन नहीं करेगा। ये होता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। यही कहा है इनर फ्रीडम है। क्या है? इनर फ्रीडम है ऑफ एन इंडिविजुअल टू शेप हिज रिलेशन विथ गॉड इन वॉट एवर वे ही डिजायर्स। उसको जिस हिसाब से लगता है कि उसे भगवान के साथ में अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, वो उसी हिसाब से करेगा। उसे लगता है कि उसे मंदिर जाके पूजा करनी है या मंदिर जाके उसे भगवान से बात करनी है, वो कर सकता है। उसमें आप उसे रोक नहीं सकते, स्टेट जो है उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है। अगर उसे लगता है कि नहीं, मैं बिना मंदिर जाए भी अपने भगवान के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता हूँ, मैं रोज दिन में 2 या 3 बार भगवान के नाम लेके भगवान को याद कर लेता हूँ, तो उसमें भी स्टेट मुझे फोर्स नहीं करेगा कि नहीं, यू हैव टू, अगर आपको भगवान को याद करना है तो यू हैव टू गो टू टेम्पल। तो उसमें स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस में। सेकेंड चीज मैंने बताई थी राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है फ्रीडम टू ओपनली एंड फ्रीली डिक्लेयर वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ। मतलब कि मैं डिक्लेयर कर सकता हूं दैट आई बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजन इन अ पब्लिक प्लेस। मान लीजिए कि मैं किसी पब्लिक प्लेस में घूम रहा हूँ, मैंने टीका लगा रखा है, या फिर मैंने क्रॉस पहन रखा है, या फिर मैंने एक टोपी पहन रखी है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आई बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। अब ऐसा करना इंडिया में अलाउ है, क्योंकि इंडिया में आपके पास में क्या है? राइट टू प्रोफेस है। लेकिन आपको लगता है कि अफगानिस्तान में ये सारी चीज़ें यू कैन, आप तिलक लगा के घूम सकते हो, आप क्रॉस पहन के घूम सकते हो, या फिर आप बुद्धिस्ट वहाँ पे ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो यू बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीव्स। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राइट टू प्रोफेस नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके। तो ये हमें याद होना चाहिए। अब तो खैर अब बांग्लादेश में भी आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो,
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ऐसे ये सारी चीजें आप कर सकते हो, आप ओपनली अपने रिलीजियस बिलीफ्स को डिक्लेयर कर सकते हो दैट आई बिलोंग्स टू दिस रिलीजन, अनटिल एंड अनलेस वो किसी दूसरे रिलीजन को नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करता है या फिर उन्हें डेरोगेटरी सेंस में हम कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है राइट टू प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स फ्रीडम टू परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप्स, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एंड टू ओपनली शो वंस रिलीजियस बिलीफ्स एंड आइडियाज। सिंपल है, मैं किस तरीके से अपने रिलीजियस बिलीफ्स को प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसकी भी आज़ादी मुझे दी हुई है कि मुझे मंदिर जाना है, मैं मंदिर जा सकता हूँ, मुझे किसी नदी की पूजा करनी है, मैं वो कर सकता हूँ, मुझे कुंभ मेले में जाना है, मैं वो कर सकता हूँ, मैं किसी भी तरीके से अपनी रिलीजियस बिलीफ्स को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन मी, इट डिपेंड्स ऑन माई पर्सनल कॉन्शियंस, और स्टेट इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे ये राइट सेफगार्ड करके गारंटी करके दिया है। फ्रीडम टू परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप कर सकता हूँ, रिलीजियस रिचुअल्स, रिलीजियस सेरेमनीज इन वॉट एवर वे आई कैन परफॉर्म। अब तो जैसे बहुत सारे लोग कन्यादान नहीं करते हैं, तो वो भी तो एक तरीके से क्या हुआ, वो उनकी आज़ादी है, दे आर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियस रिचुअल्स। वो हिंदू सेरेमनीज के हिसाब से शादी कर रहे हैं बट दे आर नॉट डूइंग कन्यादान, क्योंकि उन्हें लगता है कि कन्यादान इज नॉट मतलब नहीं समझ में आता उसको, उसका कॉन्सेप्ट, उन्हें कन्यादान का कॉन्सेप्ट। तो वो अपने हिसाब से, अपने रिलीजन को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसकी आज़ादी भी दी हुई है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इज राइट टू प्रोपोगेट। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स फ्रीडम टू शेयर एंड स्प्रेड वंस रिलीजियस बिलीव्स और एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ वंस रिलीजन टू अदर्स। मतलब कि मैं अपने जो भी जिस पर्टिकुलर रिलीजन से मैं बिलोंग करता हूँ उसकी आइडियोलॉजीज, उसके बिलीव्स मैं दूसरों के साथ में शेयर कर सकता हूँ, दूसरों को मैं कन्विंस कर सकता हूँ कि यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस रिलीजियस बिलीव्स, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कि इस्कॉन के जो मेंबर्स होते हैं वो आप कभी भी जैसे जा रहे हैं तो आपको जनरली ट्रैफिक सिग्नल्स पे वो आपको गीता खरीदने के लिए मोटिवेट करते हैं, वो आपको ये मोटिवेट करते हैं कि यू शुड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। जो भी भगवद गीता में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यू शुड फॉलो सच टीचिंग्स। जीवन में एक बार तो आपको भगवद गीता पढ़नी ही चाहिए, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये क्या है? ये उनको किस तरीके से आज़ादी है? राइट टू प्रोपोगेट में आ जाता है, ये आर्टिकल 25 में आ जाता है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। तो हमें ये पता होना चाहिए, लेकिन ये जो है ये फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, वो मुझे फोर्स कंपेल नहीं करना चाहिए, नहीं आपको तो ये खरीदनी ही पड़ेगी, यू हैव टू बाय दिस एट एनी कॉस्ट। तो आर्टिकल 25 में जब मैं राइट टू प्रोपोगेट की बात करता हूँ तो आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स को स्प्रेड कर सकते हो, आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स को दूसरों के साथ बांट सकते हो, दूसरों को समझा सकते हो, लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन जो है, जो फोर्स्ड कन्वर्जन है, वो राइट टू प्रोपोगेट में नहीं आता है। आपके पास में फ्रीडम नहीं है फोर्सफुल कन्वर्जन की, या किसी अपने रिलीजियस बिलीफ्स को किसी और पर फोर्स करना इज ऑल्सो नॉट अंडर आर्टिकल 25। तो ये याद होना चाहिए, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप किसी और के फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट कर रहे हो और स्टेट आपके खिलाफ नेसेसरी एक्शंस ले सकता है। वही चीज है कि दैट इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू फोर्स और प्रेशर समवन टू कन्वर्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है कि आपको इस पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ्स पर कन्वर्ट होना पड़ेगा। फोर्स कन्वर्जन वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मैंने आपको बताया था ये। अब आर्टिकल, जैसे अब तक हमने देखा कि आर्टिकल 19 में भी हमने देखा था कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थे, पब्लिक ऑर्डर था, उसके बाद में फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स से। तो सिमिलरली आर्टिकल 25 के भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें याद होनी चाहिए। एक जो फंडामेंटल राइट है उनके कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, हमें वो सब याद होने चाहिए। क्योंकि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी जब PYQs बताए थे तो मैंने बताया था कि कितने 5 से 6 क्वेश्चंस उन्होंने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पे पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब के क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको याद होने चाहिए। उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप इजीली 2 या 4 मार्क्स गिव अप कर रहे हैं एग्जाम में। अब इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है? पहला है पब्लिक ऑर्डर, सेकेंड इज मोरालिटी, थर्ड इज हेल्थ एंड नेक्स्ट इज अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। ये आपको याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 26 विच इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब कि इंडिविजुअल्स के पास में आज़ादी है या रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास में आज़ादी है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये याद होना चाहिए,
every religious denomination or any of its section shall have the following rights. क्या है? First, right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose. मतलब कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं किसके लिए? रिलीजियस पर्पसेस के लिए, और इवन चैरिटेबल पर्पसेस के लिए भी वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को शुरू कर सकते हैं, और इसकी आज़ादी आर्टिकल 26 उन्हें देता है. सेकेंड इज राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन. अगर वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके जो भी अफेयर्स हैं उसको वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. थर्ड इज राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं ये मूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं. जैसे मूवेबल तो कार हो गई, बसेस हो गई, और भी दूसरी चीज़ें हो गई. उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड हो गई, लैंड जैसी चीज़ें भी खरीद सकते हैं, उनका भी इसका गारंटी दी हुई है. फोर्थ इज राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ. अगर वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अफेयर्स को भी उन्हें मैनेज करना है, तो वो उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं लॉ के हिसाब से. मतलब जो भी लॉज हैं, गिवन लॉज हैं, उसके हिसाब से वो खुद से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लॉ को फॉलो करना पड़ेगा. तो ये चार चीज़ें हमें पता होनी चाहिए आर्टिकल 26 में. आर्टिकल 25 में क्या हो रहा था ना, आर्टिकल 25 में गारंटी राइट्स किसको दिए जा रहे थे? इंडिविजुअल्स को दिए जा रहे थे. फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इंडिविजुअल को दिया था, राइट टू प्रोपोगेट इंडिविजुअल को दिया था, राइट टू प्रैक्टिस इंडिविजुअल को दिया था, राइट टू प्रोपोगेट इंडिविजुअल को दिया था. 26 में क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. किसको दिया है? रिलीजियस डिनोमिनेशंस को दिए हैं, इंडिविजुअल को नहीं दिया है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस को दिए हैं. तो ये जो माइन्यूट डिफरेंसेस है वो हमें थोड़े से पता होने चाहिए. अब इसमें भी क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? पहला है पब्लिक ऑर्डर, सेकेंड इज मोरालिटी एंड थर्ड इज हेल्थ. नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन. इसमें यह है कि कोई भी इंडिविजुअल को स्टेट फोर्स नहीं कर सकता है दैट यू हैव टू पे टैक्सेस. क्यों पे करने पड़ेंगे आपको टैक्सेस? फॉर प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन. पहली चीज. सेकेंड चीज यह है कि स्टेट कैन नॉट यूज रेवेन्यू जो उन्होंने कलेक्ट किया है थ्रू टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. मैंने क्या कहा? स्टेट जो है वो जो भी उनको रेवेन्यूज आए हैं थ्रू टैक्सेस, उसका वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. मैंने क्या कहा? एनी पर्टिकुलर रिलीजन. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी रिलीजन है, क्या उसके प्रमोशन में स्टेट टैक्सेस से जो भी रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं. मतलब कि अगर सरकार के पास में 100 रुपये आए हैं टैक्सेस से और वो 50 रुपये चाहते हैं रिलीजन में स्पेंड करना, तो उन्हें हर एक रिलीजन के लिए स्पेंड करना पड़ेगा, हर एक रिलीजन के प्रमोशन के लिए उनको स्पेंड करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि किसी एक रिलीजन या 2 रिलीजन के लिए कर दिया, तो वो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. मतलब कुल मिला के बात ये है कि स्टेट कैन यूज रेवेन्यूज कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस इन प्रमोशन ऑफ रिलीजन, लेकिन ऐसा फिर उनको सभी रिलीजन के लिए करना पड़ेगा. वो कोई फेवरेटिज्म शो नहीं कर सकते, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उनको सभी के लिए करना. वो अमाउंट भले ही अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 1 रुपया है, किसी के लिए 10 रुपया है, किसी के लिए 15 रुपया है, वो अमाउंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि स्टेट को फिर सबके प्रमोशन के लिए पैसा को यूटिलाइज करना पड़ेगा जो उन्होंने टैक्स से कलेक्ट किया है. तीसरी चीज ये है आर्टिकल 27 में कि इंडिविजुअल से टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडिविजुअल से फीस कलेक्ट की जा सकती है रिलीजियस पर्पसेस के लिए. मान लीजिए कि मैं वैष्णो देवी गया हूँ रिलीजियस पर्पसेस के लिए. अब उन्होंने मुझे बहुत अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करी. मुझे वहाँ पर सस्ता 20 या 25 रुपये का खाना मिल गया, मुझे वहाँ पर रुकने की व्यवस्था बहुत सस्ती मिल गई है, मुझे वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है बहुत सस्ता मिल गया. तो उसको मेंटेन, वो सारी चीज़ों के लिए उनको स्टाफ की ज़रूरत होगी, रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी. तो अब वो क्या कर रहे हैं? वो मुझसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मुझसे फीस कलेक्ट कर रहे हैं. तो आर्टिकल 27 क्या कह रहा है? सिर्फ टैक्सेशन जो है रिलीजियस पर्पसेस के लिए कलेक्ट नहीं कर सकते, आप फीस कलेक्ट कर सकते हो. और फीस भी आपसे क्यों कलेक्ट की जा रही है? फीस भी आपसे इसीलिए कलेक्ट की जा रही है ताकि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके. ठीक है, तो ये आर्टिकल 27 कहता है दैट नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति को, शैल बी फोर्स्ड टू पे एनी टैक्सेस, फोर्स्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन. ये हमें मालूम होना चाहिए. सेकेंड इज इन अदर वर्ड्स
स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं कर सकते हो, सभी रिलीजन में चाहे वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। ये वही चीजें लिखी हुई है। अब यहां पे था आर्टिकल्स 27 बैन्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स को बैन करता है, फी को बैन नहीं करता। आप फीस कलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। दिस इज बिकॉज फी इज चार्ज टू मैनेज सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, है ना, उसको मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए आपसे फीस कलेक्ट की जा रही है, लेकिन आपसे रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं मांग रहे हो, सपोर्ट करने के लिए नहीं मांग रहे हो। वो उससे आपसे डोनेशन मांग सकते हैं, टैक्सेस नहीं मांगेंगे। डोनेशन जो है वो वॉलंटरी होता है, आप चाहे तो दे सकते हैं, आप चाहे तो नहीं दे सकते। टैक्सेस वॉलंटरी नहीं होता। इन द सेम वे फीस कैन बी चार्ज्ड, फीस जो है आपसे चार्ज की जा सकती है टू कवर द कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमें मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 28। 28 क्या कह रहा है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि जो रिलीजियस टीचिंग्स होती है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, वो आप पढ़ा रहे हो, उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उसको आप प्रोपेगेट कर रहे हो, तो वो होता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो आर्टिकल 28 उसकी बात कर रहा है दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को हम फोर्स नहीं कर सकते दैट दे हैव टू टेक दोज रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब उसकी कुछ कंडीशंस है, वो हम देखते हैं। आर्टिकल 28 सेज दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी गिवन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट आर फुल्ली फंडेड बाय द स्टेट। उन्होंने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे केंद्र विद्यालय है, केंद्र विद्यालय इज फुल्ली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, फुल्ली मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस, ऐसे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IITs हैं, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे किसी भी कॉस्ट पर। कोई एक पर्टिकुलर लेक्चर लगा के आपको उनकी कुछ रिलीजियस एथिक्स, जैसे इस्लाम की कुछ अलग रिलीजियस एथिक्स है, हिंदुइज्म की कुछ अलग रिलीजियस एथिक्स है, क्रिश्चियंस की कुछ और रिलीजियस एथिक्स है, तो वो वॉलंटरी बेसिस पर आपको बताया जा सकता है सेमिनार के थ्रू कि हमने एक स्पेशल क्लास लगाई है, यहाँ पर हम पर्टिकुलर रिलीजियस एथिक्स, पर्टिकुलर रिलीजन के कुछ एथिक्स जो है वो आपको टीच कर रहे हैं, पढ़ाएंगे, कुछ मॉरल्स और उनके कुछ वैल्यूज जो है वो हम आपको क्लासेस में पढ़ाएंगे। तो वो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अगर रोज ही एक क्लास पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए लग रही है तो ऐसा नहीं हो सकता। कौन से इंस्टीट्यूशंस में? दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विच आर फुल्ली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए केंद्र विद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाउएवर दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू, लेकिन ये जो रूल है इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम देखते हैं। हाउएवर दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू इंस्टीट्यूशंस रन बाय द स्टेट बट सेटअप अंडर अ ट्रस्ट। मान लीजिए कि कोई कोई इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट ने ही बनाया लेकिन किसी ट्रस्ट के थ्रू बनाया, किसी इंडोमेंट के थ्रू बनाया, तब ये जो क्लॉज है, जो ऊपर वाला क्लॉज है, वो अप्लाई नहीं होगा। दैट रिक्वायर्स रिलीजियस टीचिंग्स टू बी गिवन इन दैट इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए कि स्टेट ने कोई एक इंस्टीट्यूशन बनाया, जैसे मदरसा स्टेट ने ही बना दिया, अब वहां पर तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना कंपलसरी है। तो वहां पर जो हमने बोला ना कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन द इंस्टीट्यूशन फुल्ली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, तो वहां पे वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। कुछ मदरसा इज ऑल्सो फुल्ली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, लेकिन वहां पर रिलीजियस टीचिंग्स देना कंपलसरी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो क्लॉज है आर्टिकल 21 में ये कह रहे हैं कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन द इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट, तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। उसका पर्पस ही ये है वहां पर, इवन दो इट इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट। सेकेंड, नो पर्सन attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to attend any religious instructions or worship in that institution without its consent। मान लीजिए कि कोई एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या तो उसे सरकार से पैसा मिल रहा है पार्शली या कंप्लीटली या पार्शली, या फिर वो जो है उसे स्टेट ने, जैसे CBSE के स्कूल्स हो गए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो इट इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। कुछ स्कूल जो है वो CBSE होते हैं, कुछ स्टेट बोर्ड्स होते हैं, तो दे आर एक्चुअली में रिकॉग्नाइज्ड बाय दी स्टेट्स।
तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर मान लीजिए रिलीजियस टीचिंग्स दी जा रही है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम ये पर्टिकुलर सेमेस्टर में किसी पर्टिकुलर रिलीजियस टीचिंग्स प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे में किसी भी जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगेन वो वॉलंटरी बेसिस पर रिलीजियस टीचिंग्स होंगी। मैं चाहूँ तो उसको अटेंड कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको अटेंड नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये मेंटेन्ड है बाय द स्टेट और रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट है। तो मुझे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आपको तो बैठना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम आपको स्कूल से निकाल देंगे। ऐसा करते हैं तो मेरा आर्टिकल 28 वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है, फर्दर no person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to attend any religious instructions। ये लिखा हुआ है that they will not be required to attend any religious instructions or worship in that institutions। उसकी कंसेंट होनी चाहिए। अगर उनकी कंसेंट नहीं है तो आप उनके साथ में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, उनको रिलीजियस वर्शिप में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, रिलीजियस टीचिंग्स में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए छोटा बच्चा है, नर्सरी है, सेकेंडरी मतलब LKG में है, UKG में है, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, तो वहाँ पर जो कंसेंट है किसकी लगेगी? उनके पेरेंट्स की लगेगी या गार्जियन की लगेगी। ये याद होना चाहिए। इन केस ऑफ माइनर कंसेंट ऑफ हिज गार्जियन इज नीडेड। अब मैंने बताया था कि आर्टिकल 28 में मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करी थी, तो 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमें याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, मतलब कि वो इंस्टीट्यूशन जो कि कंप्लीटली स्टेट ही मेंटेन कर रहा है, जैसे कि केंद्र विद्यालय हो सकते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हो गए, PM राइज स्कूल्स हो गए, CM राइज स्कूल हो गए, इस टाइप के जो है वो कंप्लीटली स्टेट ही मेंटेन कर रहे हैं। तो एक इस टाइप का हो गया। सेकेंड इज इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर बाय द स्टेट, मतलब स्टेट उसको एडमिनिस्टर कर रहा है लेकिन वो किसी ट्रस्ट के थ्रू स्टेब्लिश हुआ है, उसे किसी ट्रस्ट के थ्रू स्टेब्लिश हमने किया है, ये होता है सेकेंड। थर्ड इज वो इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट ने रिकॉग्नाइज की, जैसे CBSE के बहुत सारे स्कूल्स हैं, वो उनको CBSE एफिलिएशन मिला हुआ है लेकिन उसको चला तो प्राइवेट, वो है तो प्राइवेट स्कूल्स ना, तो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट। लास्ट इज इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, वो इंस्टीट्यूशन जो कि सरकार से थोड़ा सा पैसा ले रहे हैं या फिर एड, मदद ले रहे हैं। मदद किस फॉर्म में ले रहे हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज के फॉर्म में ले रहे हैं, पैसों के फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये 4 इंस्टीट्यूशन है जो हमें पता होने चाहिए आर्टिकल 28 के अंदर। पहला है जो कि कंप्लीटली मेंटेन्ड है बाय द स्टेट। सेकंड, स्टेट उसको एडमिनिस्टर कर रहा है लेकिन वो स्टेब्लिश हुआ है अंडर ट्रस्ट। थर्ड, वो इंस्टीट्यूशन को स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है। और जो फोर्थ है वो सिर्फ हेल्प ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट इज एड फ्रॉम द स्टेट। अब नेक्स्ट राइट है हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अभी तक हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देख लिया, जिसमें आर्टिकल 25 वाज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, आर्टिकल 26 वाज टॉकिंग अबाउट रिलीजियस डिनोमिनेशन दैट दे कैन मेंटेन, दे हैव राइट टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स। फिर हमने आर्टिकल 27 की बात करी थी। आर्टिकल 27 में हमने कहा था कि कोई भी इंडिविजुअल को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फिर हमने आर्टिकल 28 की बात करी थी, जहां पर हमने कहा था कि फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने की मतलब उसको अटेंड करने की फ्रीडम इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 29 एंड 30, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से राइट्स देख लिए थे? हमने राइट टू इक्वालिटी देख लिया था, हमने राइट टू फ्रीडम देख लिया था, हमने उसके बाद में प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देख लिया था आर्टिकल 23 एंड 24। उसके बाद में अभी हमने देख लिया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम देख रहे हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट में हम देखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 टाइप के राइट्स हैं, इनके कौन कौन से आर्टिकल्स कहाँ कहाँ से रिलेटेड है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कौन कौन से आर्टिकल्स है? आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात आर्टिकल 29 करता है। इसमें क्या है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन हु हैव डिस्टिंक्ट और यूनिक स्क्रिप्ट, कल्चर और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू प्रिजर्व द सेम। मतलब कि मान लीजिए कि मैं किसी माइनॉरिटी ग्रुप से हूँ और उस माइनॉरिटी ग्रुप के पास में अपनी एक यूनिक स्क्रिप्ट है या यूनिक लैंग्वेज है या यूनिक कल्चर है,
तो मैं उसको प्रिजर्व करने का राइट रखता हूँ और ये राइट मेरा फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 29 कहता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैंने कहा था ना एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन है इसको थोड़ा सा ब्रॉडली इंटरप्रिटेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहा है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन में मेजॉरिटी ग्रुप्स भी आ जाएंगे। मतलब कि अगर मेजॉरिटी ग्रुप्स के पास में भी यूनिक लैंग्वेज है, यूनिक स्क्रिप्ट है, यूनिक कल्चर है, then they shall have right to preserve the same and it will be their fundamental right under article 29। अगर इसका वायलेशन होता है तो they can move to सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और इशू करवा सकते हैं रिट्स अगेंस्ट द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज क्या कह रहा है ये? इट सेज दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ये एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, या तो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, यूनिक लैंग्वेज है, या यूनिक स्क्रिप्ट है, या कल्चर है, विल हैव राइट टू कंजर्व, और ये इसका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 29। फर्दर नो सिटीजन शैल बी डिनाइड। अब उसमें नेक्स्ट चीज़ ये है कि मैं जाता हूँ किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और मुझे एडमिशन चाहिए, तो वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है मुझे एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस और लैंग्वेज। क्या कहा मैंने कि मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता हूँ। अब वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल है वो मुझसे ये कहते हैं कि नहीं, आप जो है आप मराठी लैंग्वेज बोलते हो और हम जो है वो मराठी लैंग्वेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन नहीं देते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये आर्टिकल 29 मेरे आर्टिकल 29 का वायलेशन है और मैं फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड into any educational institution which is maintained by the state, जो कि स्टेट मेंटेन कर रहा है, जैसे केंद्र विद्यालय, और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, या फिर उसको पैसा मिल रहा है स्टेट से, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। मतलब कि रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर मुझे एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि या तो मेंटेन्ड है बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट। ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्या कहा मैंने आर्टिकल 29 में? कौन कौन से ग्राउंड्स मैंने बोले थे? रिलीजन बोला है, रेस बोला है, कास्ट बोला है और लैंग्वेज बोला। ये याद होना चाहिए। इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, इनके बेसिस पर मुझे एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे जो ग्राउंड्स है उसके बेसिस पर मुझे एडमिशन डिनाई किया जा सकता है। मान लीजिए कि मैं इंडियन सिटीजन हुई नहीं, तो मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 आर ओनली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स। तो मान लीजिए कोई फॉरेनर का बच्चा है, नेपाली सिटीजन है, श्रीलंकन सिटीजन है, वो चाहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना, एंड ही इज नॉट, शी और दे इज नॉट एन इंडियन सिटीजन एट द मोमेंट, और उसको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है विच इज़ जैसे केंद्र विद्यालय, वो कह रहा है नहीं, वी कैन नॉट गिव यू एडमिशन क्योंकि आप जो है आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है और जो भी डिफरेंट है, तो वो आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं। तो हमें पता होना चाहिए ग्राउंड्स कौन से हैं, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है और लैंग्वेज है। मैं बार बार यही चीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। एग्जामिनर आपको यहीं पर कन्फ्यूज़ करेगा और जो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट इज आर्टिकल 29 ग्रांट्स दो टाइप की माइनॉरिटीज, मैंने आपको बताया था ना कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो कौन कौन सी माइनॉरिटीज है? एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, और दूसरी है रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो आर्टिकल 29 इज टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है उनके वो आर्टिकल 29 एंजॉय नहीं करते हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है उसमें मेजॉरिटी ग्रुप भी आ जाता है। मतलब कि मेजॉरिटी ग्रुप के पास में यूनिक लैंग्वेज है, यूनिक स्क्रिप्ट है या फिर यूनिक कल्चर है, उनके पास में राइट है टू प्रिजर्व द सेम। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट द टर्म, ये जो टर्म है सेक्शन ऑफ सिटीजन इन दिस आर्टिकल इंक्लूड्स माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटी। ये आपको याद होना चाहिए, माइनॉरिटी भी आएगा और मेजॉरिटी भी आएगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कह रहा है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके पास में राइट है
दैट दे कैन स्टार्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड उसको वो मैनेज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें क्या है, अब इसमें भी माइनॉरिटीज, कौन कौन सी माइनॉरिटीज आएगी, दो ही टाइप की माइनॉरिटीज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब इसमें क्या मेजॉरिटी आएगा जैसे हमने कहा था आर्टिकल 29 में, नहीं, आर्टिकल 29 में मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों आ रहा है, लेकिन आर्टिकल 30 इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये याद होना चाहिए, माइन्यूट डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से राइट्स ग्रांट किए हुए हैं आर्टिकल 30 ने, कि पहली चीज है आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट कर सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो, ये पहली चीज है, इसका आपके पास में राइट है। सेकंड इज, मान लीजिए कि एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप है, उसके पास में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, वहाँ पर वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो जो है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हाईवे से गुजर रही है। अब जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। अब वो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए उन्हें आसपास की जितनी भी ज़मीनें हैं उसे उनके पास में गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, मतलब उसको गवर्नमेंट के नाम पर करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। और वो जो प्रोजेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पब्लिक इंटरेस्ट में है वो प्रोजेक्ट। अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो आसपास के एरिया डेवलप होंगे और वहाँ की जो भी लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमें आसपास की लिविंग कंडीशन इम्प्रूव करनी, तो हमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और उन्होंने देखा कि ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है इनकी भी प्रॉपर्टी यहाँ पर है और उसको उन्हें खरीदना है, तो गवर्नमेंट खरीद सकती है ये प्रॉपर्टी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की, लेकिन गवर्नमेंट को फेयर कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट फेयर कंपनसेशन नहीं दे रही है तो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो ट्रस्ट है, जो बोर्ड है, वो चाहे तो वो गवर्नमेंट को सेल नहीं करेगी। और ये किससे, कौन से अमेंडमेंट से हमने ऐड किया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। मतलब कि ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके पास में क्या होता है, राइट टू हैव फेयर कंपनसेशन। अगर ये चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना तो इनको फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहा मैंने, स्टेट मस्ट गिव फेयर कंपनसेशन if it takes property belonging to minority educational institution. The compensation should not harm or take away rights of that institutions. And this provision हमने ऐड किया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से, ये हमें याद होना चाहिए, ये कभी कभी उन्होंने डायरेक्ट बहुत सी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, while granting aid, state shall not discriminate against any educational institution managed by minorities. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करके एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो जो स्टेट जो है फाइनेंशियल एड देगा, जब उन्हें पैसा देगा, तो वो किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 5 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पैसा दे दिया, एड दे दी, बाकी के जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको नहीं दिया। तो ये क्या हो रहा है, ये स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। और अगर ऐसा स्टेट अगर कर रहा है तो वो आर्टिकल 30 का वायलेशन है, और जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं फॉर वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर स्टेट पैसा बांट रहा है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अंडर आर्टिकल 30, तो उन्हें सभी को पैसा देना पड़ेगा, सभी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पैसा देना पड़ेगा। और वो पैसा कितना दे रहे हैं वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पैसा सबको देना पड़ेगा। नेक्स्ट में आर्टिकल 30 में क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30। मैंने आपको बता दिया था कि रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए अवेलेबल है। जैसे आर्टिकल 29 में मेजॉरिटी था, इसमें मेजॉरिटी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स की माइनॉरिटी को आर्टिकल 30 इंजॉय किया जाता है, एक है रिलीजियस माइनॉरिटीज, नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। उसके बाद में द टर्म माइनॉरिटीज, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। मैं जब से बोल रहा हूँ ना रिलीजियस माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करता है। उन्होंने कोई रूल निकाला होगा, उन्होंने कोई बाय लॉ निकाला होगा, उन्होंने कोई लॉ बनाया होगा, उस हिसाब से वो माइनॉरिटीज डिसाइड करेंगे। ठीक है,
तो ये जो माइनॉरिटी टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। मेंशन होना और डिफाइन होना इज टू डिफरेंट थिंग। डिफाइन होना मतलब कि उसकी पूरी व्याख्या उन्होंने कर दी है, उसकी पूरी डेफिनेशन उन्होंने बता दी कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज होता है। और मेंशन होना कि बस वो टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज। तो ये याद होना ज़रूरी है कि माइनॉरिटी इज नॉट बीन डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज द राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड्स राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। मान लीजिए कि जो बोहरा कम्युनिटी है उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, अब वो माइनॉरिटी में है, तो अब जो है वो उनकी मदर टंग में, जो भी उनकी मदर टंग है, जो भी उनकी खुद की लैंग्वेज है, उसमें वो उसको एजुकेशन जो प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उन्हें हिंदी में एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उन्हें इंग्लिश में लैंग्वेज एजुकेशन प्रोवाइड करना है। लैंग्वेज जो है वो अपनी खुद की लैंग्वेज, जो उनकी खुद की लैंग्वेज जो वो यूज़ कर रहे हैं वो भी उसके थ्रू वो पढ़ा सकते हैं, इसका राइट उनके पास में है। दैट राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड्स राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के हैं। इंस्टीट्यूशन जो चाहता है रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम स्टेट और उसको पैसों की भी ज़रूरत होती है। इंस्टीट्यूशन जिसको सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, पैसों की ज़रूरत नहीं है। और इंस्टीट्यूशन ना तो उसको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए ना ही उसको एड चाहिए। तो ये 3 टाइप के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। सिंपल है वैसे ये। अभी तक हमने देख लिया था, हमने हमारे 6 राइट्स देख लिए, 5 राइट्स हमने देख लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तक। अब हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की, फिर हम बात करेंगे रिट्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आर्टिकल 32 क्या कह रहा है? देखिए, आर्टिकल 32 को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आर्टिकल 32 ये कहता है दैट इफ अगर आपके राइट्स वायलेट हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो आपका राइट है वो भी फंडामेंटल राइट है। मतलब राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। ये होता है आर्टिकल 32। मान लीजिए कि मेरे कोई जो स्टेट है, लोकल बोर्ड है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, हम एक कॉलोनी में रहते हैं और हम कॉलोनी के लोगों का उन्होंने आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी वायलेट किया है। अब वायलेट तो कर दिया है, अब उसके बाद में मेरे पास में रास्ता क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ। अब मान लीजिए कि मेरे पास में जैसे कि पहले हम इसको करते हैं फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको। आर्टिकल 32 गिव्स अ सिटीजन राइट टू गो टू कोर्ट इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने का आपका अधिकार ही एक फंडामेंटल राइट है अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है तो। इट मीन्स दैट अ पर्सन नॉट ओनली हैज फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो राइट टू प्रोटेक्ट दोज राइट। इसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स रियल है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बॉलर है, ठीक है। अब आपको पता है कि बॉलर है तो उसके पास में लेग बिफोर विकेट भी होता है, मतलब एलपीडब्ल्यू है। अगर बैट्समैन एलपीडब्ल्यू होता तो वो आउट हो जाएगा। आपने बॉल डाली, लेकिन अब एक नया रूल आया कि आप एलपीडब्ल्यू के लिए अपील नहीं कर सकते। एक नया रूल उन्होंने निकाला है कि आप एलबीडब्ल्यू के लिए अपील नहीं करोगे और आप मतलब बॉलर जो है वो बिल्कुल अपील नहीं कर सकता आउट के लिए। आउट दिया जा सकता है लेकिन बॉलर अपील नहीं करेगा। तो बॉलर ने बॉल डाली, पहली बॉल जो है वो एज लगी और कीपर ने कैच कर लिया, लेकिन अपील नहीं कर सकता तो अंपायर ने आउट नहीं दिया। अब सेकेंड बॉल में वो एलबीडब्ल्यू हुआ। अब एलबीडब्ल्यू हो तो अगेन वो अपील नहीं कर सकता है, तो आउट नहीं हुआ वो, अंपायर ने उसको आउट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो अंपायर से अपील नहीं कर पा रहा है। उसके पास में एलबीडब्ल्यू था, उसके पास में कैच आउट वाला ऑप्शन भी था, सारी चीज़ें थी, लेकिन वो अपील नहीं कर पा रहा है, तो वो एलबीडब्ल्यू भी किसी काम का नहीं है। उसके बाद में अगर वो कीपर के हाथ में कैच जा रहा है वो भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो अपील ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं। मेरे पास में आर्टिकल 14 है, 15 है, मेरे पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 है। लेकिन अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो फिर, और मेरे पास में कोर्ट जाने का ही अधिकार नहीं है, तो मैं उन फंडामेंटल राइट का करूँगा क्या? मान लीजिए कि स्टेट ने फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया, और उसके बाद मैं क्या करूँ? मैं कहाँ, मेरे पास में कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको लोअर कोर्ट जाना पड़ेगा। अब लोअर कोर्ट इतनी पावरफुल नहीं होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को ऑर्डर दे पाए। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट इवेंचुअली जो डरता है, जो बात मानता है, वो या तो सुप्रीम कोर्ट की मान रहा है या हाई कोर्ट की मान रहा है। तो मेरे पास में जो अब ये अपील करने की जो राइट है मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट को,
यही मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट करके दे दिया कि देखिए अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप तुरंत आर्टिकल 32 यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अब मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया है, हमें मानना ही पड़ेगा। ये हमारी रेपुटेशन का सवाल भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमें रेप्रीमांड भी कर सकता है, हमारी अथॉरिटीज़ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन्हें सस्पेंड भी कर सकता है, हमारे खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। तो अब अपील अब आपका सेंस बना रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स आर रियल, क्योंकि आपके पास में आर्टिकल 32 है। अगर आपके पास में अपील करने का ही राइट नहीं होगा, आपके पास में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का ही राइट नहीं होगा, तो उन फंडामेंटल राइट का क्या आप अचार डालोगे? अगर वायलेट हो भी रहे तो करोगे क्या आप उसका? आपके पास में कोई रास्ता ही नहीं है। आपको रेमेडी चाहिए तो रेमेडी के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा ना। आप कोर्ट के, आप लोअर कोर्ट के धक्के खाओगे क्या? आपको या तो इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स इफेक्टिव बनते हैं, फंडामेंटल राइट का सिग्निफिकेंस बढ़ता है क्योंकि आपके पास में आर्टिकल 32 मौजूद है। अगर आर्टिकल 32 नहीं रहेगा ना तो बात वही हो गई कि बैट्समैन आउट भी हो जाएगा लेकिन आप अपील नहीं कर पाओगे, तो वो वहीं पे खेलता रहेगा। ये बात है। बहुत लूज एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आर्टिकल 32 में क्या है, कुल मिला के मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, दैट राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज एन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, एंड दैट इज व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर रियल। और इसी वजह से आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। दिल और जान ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा था? आर्टिकल 32 को कहा था। और इसी वजह से कहा था कि अगर आपके पास में आर्टिकल 32 नहीं है तो वो फंडामेंटल राइट किसी काम के नहीं, वो धूल खाते रहेंगे, बार बार वायलेट होते रहेंगे। और सरकार को भी फिर आदत हो जाएगी, उनको पता रहेगा कि देखिए जा तो सकते नहीं है जुडिशरी के पास में, और जुडिशरी के पास में जा भी रहे हैं तो लोअर कोर्ट के पास में जा रहे हैं, लोअर कोर्ट के पास में जाएंगे, फिर वो डिसीजन सुनाएगा, फिर वो हाई कोर्ट के पास में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएंगे। तब तक तो कितनी सरकार आके बदल जाएगी, नई सरकार आ जाएगी, इंसान भी नहीं रहेगा जिसके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए, तो वो भी सोचेगा रहने देते हैं, नहीं जाते हैं, क्या करेंगे जाके। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 32 है तो आप सीधे आर्टिकल 32 है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। याद रखना, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव करोगे, हाई कोर्ट मूव नहीं करोगे। आर्टिकल 32 आपको ये राइट देता है कि यू कैन मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मूव करने का राइट आपको नहीं देता है, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 32 में ही है, एवरी सिटीजन इज गारंटीड राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। वही चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना है, सुप्रीम कोर्ट को अपील करना अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, आर्टिकल 32 गारंटी करता है। अब मान लीजिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट के पास में चले गया आर्टिकल 32 यूज़ करके, मैंने आर्टिकल 32 यूज़ किया और मैं आई अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट, और मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दिस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ वायलेटेड, हम इतने लोगों के उन्होंने आर्टिकल 14 को वायलेट किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट विल इशू रिट्स और डायरेक्शंस अगेंस्ट दोज अथॉरिटी जिन्होंने मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए। मैंने क्या कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के पास में गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू करेगा रिट्स या फिर ऑर्डर्स टू दोज अथॉरिटीज़ हु हैज़ वायलेटेड माय फंडामेंटल राइट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेप होता है नेक्स्ट। अब वो रिट मैंने बोला है तो रिट्स अभी हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, अभी थोड़ी देर से। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिट होता है, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट या फिर डायरेक्शन इशू करता है। अब एक और चीज़ है, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स, तो क्या दूसरी कोर्ट्स रिट इशू नहीं कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है रिट्स, हाई कोर्ट इशू कर सकती है रिट्स एट प्रेजेंट। व्हाट अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, व्हाट अबाउट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, क्या वो इशू कर सकती है रिट्स? अभी नहीं, वो रिट्स इशू नहीं कर सकती है अभी फिलहाल में। पर क्या आने वाले समय में ऐसा कर सकती है? वो बिल्कुल कर सकती है। कैसे कर सकती है? पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड। कल को पार्लियामेंट एक लॉ बना दे दैट ओके नाउ लोअर कोर्ट विल ऑल्सो इशू रिट्स और डायरेक्शन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल में 32 में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है दैट पार्लियामेंट कैन गिव इशूइंग ऑफ रिट्स और अदर डायरेक्शंस टू हुम, टू अदर कोर्ट्स। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे हैं तो जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए। आप चाहो तो पार्लियामेंट चाहे तो दूसरे कोर्ट्स को पावर दे सकता है कि यू कैन इशू रिट्स, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा है तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर है वो कम नहीं कर सकता है वो, ये भी हमें याद होना चाहिए।
तो यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है जो मैंने लिखी हुई है, दैट पार्लियामेंट कैन गिव अदर कोर्ट्स, पार्लियामेंट कैन गिव अदर कोर्ट्स पावर टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर्स एंड रिट्स। क्या चीज़ें हैं? डायरेक्शन है, ऑर्डर्स है और रिट्स है, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट की पावर है टू इशू रिट्स, ऑर्डर और डायरेक्शन, वो कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। अब ये जो राइट टू मूव या फिर राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट है, मतलब आर्टिकल 32, ये किसी भी मतलब ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये कभी भी इसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये कभी सस्पेंड नहीं होगा, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसे कब सस्पेंड किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड किया जाएगा। और इसको कौन सस्पेंड करता है? प्रेसिडेंट सस्पेंड करता है। जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे डिटेल में तब हम ये बात करेंगे कि इमरजेंसी जब हम एक्टिव करते हैं, इमरजेंसी हम जब स्टेट में या फिर किसी कंट्री में लगाते हैं, जब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है फंडामेंटल राइट पर, ये जब हम इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये जो राइट टू मूव या फिर राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट है, ये सस्पेंड नहीं होता है। ये सस्पेंड कब होता है? जब नेशनल इमरजेंसी हम इम्पोज करते हैं, और ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट इज रिट। मैंने अभी कहा ना आपको कि आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स, आर्टिकल 226 से रिट्स इशू कर सकते हैं। तो मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है और हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है, दोनों इशू कर सकते हैं रिट्स। तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या ये दोनों की पावर सेम है रिट इशू करने की, या फिर इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पावर अलग है और हाई कोर्ट की पावर अलग है। तो ये जो डिफरेंसेस है अभी हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस हम देखते हैं। पहला डिफरेंस क्या है? देखिए, मान लीजिए कि मैं आसाम में हूँ और आसाम में जो आसाम की पंचायत है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की पंचायत जो है, रूरल पंचायत जो है, उन्होंने मेरे साथ में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। अब अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी मतलब मेरे फंडामेंटल राइट को उन्होंने वायलेट किया। पहली चीज़ तो इट वॉज अगेंस्ट माई डिग्निटी, और अनटचेबिलिटी मेरे साथ में प्रैक्टिस किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता हूँ या फिर मैं आसाम के हाई कोर्ट जा सकता हूँ। मैं तमिलनाडु के हाई कोर्ट नहीं जा सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ या फिर आसाम के हाई कोर्ट जा सकता हूँ। सिमिलरली कोई उड़ीसा का व्यक्ति है, उसके आर्टिकल 15 उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब उसके पास में क्या ऑप्शन है? वो या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर वो उड़ीसा के हाई कोर्ट जा सकता है, वो आसाम के हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी इंडिया में किसी भी कोने में हो, किसी भी हिस्से में हो, अगर आप अंडमान एंड निकोबार में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप टेरिटरी ऑफ इंडिया में हो, आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो या फिर आप उस स्टेट की हाई कोर्ट पे मूव कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो वाइडर है देन रिट ज्यूरिस्डिक्शन, सॉरी, जो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो वाइडर है देन टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शंस ऑफ व्हाट? हाई कोर्ट। तो पहली चीज़ आपको, पहला डिफरेंस क्या याद होना चाहिए कि जो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन है वो कौन से किसकी वाइडर है? सुप्रीम कोर्ट की वाइडर है। क्यों? आप किसी भी कोने में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा रहा मैं, तो आप फिर रिस्पेक्टिव जिस स्टेट में हो आप उस हाई कोर्ट में जाओगे, दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो। इसीलिए जो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की वाइडर होती है देन हाई कोर्ट्स। तो ये पहला डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। अब सेकेंड डिफरेंस समझते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा? देखिए, सेकेंड डिफरेंस में आप ऐसा याद रखिए, आर्टिकल 32 मैंने क्या कहा था? आर्टिकल 32 में मैंने ये कहा था कि यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मान लीजिए कि मेरे लीगल राइट्स वायलेट हो गए, मेरा राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हुआ। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हुआ। तब क्या करूंगा? तब मैं क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ? नहीं, जा सकता हूँ लेकिन मैं आर्टिकल 32 का यूज नहीं कर सकता हूँ। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट रिट कब इशू करेगी? सिर्फ और सिर्फ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पर। लेकिन हाईकोर्ट क्या है? हाईकोर्ट कब इशू रिट करेगी? आर्टिकल 226 जो है वो ये कहता है
कि हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है अगर आपका वायलेशन हुआ फंडामेंटल राइट्स या फिर आपका वायलेशन हुआ दूसरे राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज वेल एज लीगल राइट्स। मतलब कि मैं हाई कोर्ट में जा सकता हूं मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के लिए, मेरे लीगल राइट के वायलेशन के लिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के वायलेशन के लिए, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं सिर्फ और सिर्फ मेरे फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है वो किसकी वाइडर है, हाई कोर्ट की वाइडर है, किसकी नैरो है, सुप्रीम कोर्ट की नैरो है। तो मैंने पहले क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो नैरोअर है देन हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करेगा ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, लीगल राइट्स के लिए भी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए भी और अदर पर्पसेस के लिए भी, अदर पर्पसेस भी आ गया। इसीलिए जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट की वाइडर है और सुप्रीम कोर्ट की नैरोअर है। लेकिन जो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन है वो किसकी हायर है, सुप्रीम कोर्ट की हायर है। मैं किसी भी कोने में हूं, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। लेकिन अगर मेरा आसाम में फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो मैं तमिलनाडु के हाई कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकता, उनसे नहीं बोल सकता कि आप रिट इशू करो। ये है दो डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, एक और डिफरेंस समझो आप। नेक्स्ट डिफरेंस में ये मैं बोलना चाह रहा हूं, बड़ा सिंपल है नेक्स्ट डिफरेंस। इसको ऐसे याद रखिए कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, फिर से मेरे फंडामेंटल बहुत हो रहे हैं मेरे आज फंडामेंटल राइट वायलेट, तो मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, मैं फिर से आर्टिकल 32 यूज़ किया और सुप्रीम कोर्ट के पास में गया। सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यस इसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू सुप्रीम कोर्ट मस्ट इशू रिट अगेंस्ट कंपिटेंट अथॉरिटी जिन्होंने मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए। तो क्या हो गया, रिट इशू करना सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है। मैंने क्या कहा, रिट इशू करना मैंडेटरी है, उसको करना है सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करना ही पड़ेगा। उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, वो मना नहीं कर सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इंट्रोवर्ट है, वो मना नहीं कर पाते हैं। अब हाई कोर्ट के पास में क्या ऑप्शन है, आर्टिकल 226 में ये जो सुप्रीम कोर्ट की पावर, जो हाई कोर्ट की पावर है वो डिस्क्रिशनरी है। मैं हाई कोर्ट के पास में गया, मैंने कहा कि प्लीज़ आप रिट इशू कीजिए क्योंकि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं या मेरे कुछ अदर राइट्स वायलेट हुए हैं। हाई कोर्ट ने बोला नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं रिट इशू नहीं करूँगा। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि जाओ गो रीड आर्टिकल 226 आर्टिकल रीड करो फिर मेरे पास में आना। तो उसमें हाई कोर्ट, उसमें लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट की पावर है वो डिस्क्रिशनरी है, उसकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, वो चाहे तो रिट इशू कर सकता है, वो चाहे तो रिट इशू नहीं करेगा। तो ये तीन डिफरेंस हमने देखे। हमने पहला देखा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, दूसरा देखा रिट ज्यूरिस्डिक्शन और तीसरा फिर हमने देखा मनमोजी। सुप्रीम कोर्ट इंट्रोवर्ट है, हाई कोर्ट मनमोजी है। सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता, हाई कोर्ट आपको मना कर सकता है। हाई कोर्ट की मर्जी हुई, उसकी इच्छा है, उसने बोला कि ठीक है हम रिट इशू कर देते हैं। उसने बोला नहीं यार इच्छा नहीं है, हम रिट इशू नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। तो ये तीन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये मैंने स्लाइड्स में वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो अभी आपको मैंने समझाई थी। अब मैंने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स, तो ये जो रिट्स हैं कुछ 5 टाइप के रिट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कि पहली चीज़ है हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्सोरारी, क्यो वारंटो और रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये 5 टाइप के रिट्स हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जो रिट मैं बोल रहा हूँ, जब से रिट हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, मैंने आपको जब सैलिएंट फीचर्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था रिट्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। कहाँ से बोरो किया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब रिट्स की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 32 से आती है और हाई कोर्ट के पास में किससे आती है, आर्टिकल 226 से। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, एग्जैक्ट आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का लिटरली मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ये भी आपको याद होना चाहिए। जो लिटरली मीनिंग है ना वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी एग्जाम में पूछे हुए। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या हुआ, टू हैव द बॉडी ऑफ। क्या लिखा हुआ है इसमें, इट इज एन ऑर्डर issued by the court to person who has detained another person to produce the body of the latter before it. The court then examines the cause and legality of detention. The court would free the person if it would found that detention is illegal. क्या कहा है इसमें, पहली चीज तो to have the body of, ये आपको याद होना चाहिए कि ये होता है हेबियस कॉर्पस का मतलब, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या कही है, एक ऑर्डर है जो कि कोर्ट इशू करता है।
किसको? एक पर्सन को जिसने किसी व्यक्ति को डिटेन किया है। क्या बोलने के लिए? कि ये जो पर्सन है जिसको आपने डिटेन किया है, इसको आप प्रोड्यूस करिए कोर्ट के सामने। फिर कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो है एग्जामिन करेगा लीगैलिटी को और रीजंस को डिटेंशन के। फिर कोर्ट ये चेक करेगा कि अगर उन्हें लगता है कि ये जो लीगैलिटी है ये इलीगल है, तो वो इस डिटेंशन को इलीगल डिक्लेयर करके पर्सन को छोड़ देगा। एग्जाम्पल से समझिए, पुलिस ने मुझे उठा लिया, मुझे ना तो वारंट दिया, मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं था, मुझे मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने 24 घंटे, जैसे मैंने आपको आर्टिकल 20 में पढ़ाया था ना कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, तो ऐसा भी नहीं किया। मुझे 48 घंटे से उन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ है। अब 48 घंटे से बंद करके रखा हुआ, मेरे पास में कोई वारंट, मेरे लिए उनके पास में कोई वारंट भी नहीं था। तो जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है उन्हें किसी ने बताया कि यार आप तो रिट्स का यूज़ कर सकते हो, आप हेबियस कॉर्पस का यूज़ कर सकते हो। तो मेरे फैमिली मेम्बर ने हेबियस कॉर्पस का यूज़ किया, आर्टिकल 32 को यूज़ किया और सुप्रीम कोर्ट के पास में गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया? हेबियस कॉर्पस का रिट इशू किया। अब ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मान लीजिए कि इंदौर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था, तो इंदौर पुलिस के पास में ऑर्डर आया, उन्होंने कहा कि आपने इस व्यक्ति को जो डिटेन किया है आप इसे कोर्ट के सामने लाइए, हमारे सामने लाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुझे वो लेके गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो लीगैलिटी है उसको चेक किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस व्यक्ति को उन्होंने इलीगली डिटेन, मुझे जो है इलीगली डिटेन किया, मुझे कोई वारंट नहीं दिखाया, उन्होंने कोई भी प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ भी फॉलो नहीं किया। उसके बाद में ये जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिख रहा है इनका जो पुलिस का स्टांस, क्योंकि ये व्यक्ति जो है पर्टिकुलर विधायक के बारे में, पार्षद के बारे में कुछ ना कुछ उसको, उसके काम को हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता था। तो ये जो एक्शन है पुलिस का पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिख रहा है। तो उन्होंने उनको पहले तो बहुत रिप्रिमांड किया, डांटा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सॉरी आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है और आप जो है किसी को इलीगली डिटेन कर रहे हैं। फिर मुझे उन्होंने कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि ये जो पर्सन है इसको अब कभी भी इलीगली इस तरीके से डिटेन नहीं किया जाएगा। डिटेन करने से पहले परमिशन ली जाएगी, उसी के बाद में इस व्यक्ति को डिटेन किया जाएगा अगर आप इसको फिर से डिटेन कर रहे हैं तो। और आपके पास में जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, स्ट्रॉन्ग वारंट होना चाहिए, तभी जाके आप इस व्यक्ति को डिटेन कर पाओगे। तो अब क्या हुआ? ये था हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस ने मेरी मदद करी। तो क्या हुआ? एक तरीके से मेरी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करके रखा। क्यों? क्योंकि मैं जो विधायक है वहाँ के, उसके जो वर्क है उसके खिलाफ, वो जो करप्शन कर रहा था उसके खिलाफ रिपीटेटिवली मैं बातें कर रहा था, मैं न्यूज़ आर्टिकल लिख रहा था, जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही थी। अब ये चीज़ वहाँ के विधायक को पसंद नहीं आई, उसने कुछ पुलिस वालों को बोला और मुझे इलीगली डिटेन करा लिया। लेकिन अब मैं वापस से मैंने लिखना चालू कर दिया। तो हेबियस कॉर्पस एक्चुअली में क्या कर रहा है? इट इज़ अ बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को आर्बिट्रली डिटेन कर लिया, मनचाहा तरीके से डिटेन कर लिया, क्योंकि मैं अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा था। तो ये हमें याद होना चाहिए कि कौन सी रिट जो है वो बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी है, वो है हेबियस कॉर्पस। आई होप ये रिट आपको समझ में आई होगी। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि मैं किसके अगेंस्ट इशू कर सकता हूँ। प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू कर सकता हूँ और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू कर सकता हूँ। ये याद होना चाहिए, मैं किसके अगेंस्ट रिट इशू कर सकता हूँ, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये रिट इशू कब नहीं की जा सकती है? अगर ये रिट किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती है? पहली चीज़ ये है कि डिटेंशन लॉफुल है, आपके पास में वारंट है, वारंट दिखाया है, मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 आवर के अंदर प्रेजेंट किया है, मजिस्ट्रेट ने बोला है कि ये जो डिटेंशन है इसको कंटिन्यू करो, तब ये जो रिट है वो इशू नहीं की जा सकती। अगर आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए प्रोसीडिंग चल रही है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर के लिए आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, तब हेबियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं की जा सकती है। कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपके खिलाफ डिटेंशन वारंट साइन किया है, तब आप यूज़ नहीं कर सकते हेबियस कॉर्पस का। उसके बाद में जो डिटेंशन है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। जब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो डिटेंशन आता ही नहीं है तो कोर्ट कैसे इशू करेगा हेबियस कॉर्पस की रिट? तो ये हमें याद होना चाहिए कि मैं कब इशू नहीं कर सकता हूँ और किसके अगेंस्ट इशू कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रटा हुआ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट रिट है रिट ऑफ मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। क्या कहा? वी कमांड। इसका लिटरली मतलब होता है वी कमांड। नाम में ही मेंडेमस बोलोगे तो आपको लगेगा बहुत भारी वर्ड है, तो भारी वर्ड है क्यों? क्योंकि वो कमांड कर रहा है। इट इज अ कमांड, अगेन मैंने बताया इट इज अ कमांड इशूड बाय कोर्ट, ये याद होना चाहिए।
कौन इशू कर रहा है? कोर्ट इशू कर रहा है। किसके लिए? टू अ पब्लिक ऑफिशियल। किसको इशू कर रहा है? टू पब्लिक ऑफिशियल। और क्यों इशू कर रहा है? आस्किंग हिम, कह रहा है कि भैया आपकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है आप वो परफॉर्म करो, वो आपने परफॉर्म नहीं करी है या फिर आपने रिफ्यूज कर दिया है। मैंने क्या कहा? इट इज एन इशूड बाय कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल, कि वो कह रहा है कि प्लीज परफॉर्म योर ऑफिशियल ड्यूटीज। अगेन इसको एग्जाम्पल से समझो आप। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, मैं इंदौर में रहता हूँ और मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पर सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर है ही नहीं। जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर हम कॉलोनी वालों को प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। तो हमें पता चला कि यार ये तो हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का को ये वायलेट कर रहे हैं। तो हम गए सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, इंदौर जैसे बड़े शहर में जहाँ पर इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, आईएमसी है, वो सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं कर रहा है एक पर्टिकुलर कॉलोनी के लोगों को, और ये तो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इशू करा? मैंडेमस की रिट इशू करी और इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कहा कि आप कैसे भी करिए, हम नहीं जानते आपके पास में रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज नहीं है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंदौर के रहवासी हैं, ये टैक्स पे कर रहे हैं, ये जो भी सारे जो टैक्सेस हैं वो पे कर रहे हैं। तो यू हैव टू प्रोवाइड देम सेफ एंड सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब आप टैंकर लाइए, आप कुआं खोदिए, आप बोरवेल बनाइए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी कंपिटेंट ऑफिशियल है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अब ये सारी चीज़ें किसने कही? सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब आपको पता है कि कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है? डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट में नहीं जा रही है सुप्रीम कोर्ट के, तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे जा सकता है? तो फिर इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को उस कॉलोनी के लोगों को सेफ एंड हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। पब्लिक ऑफिशियल उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए बोलेगा जो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। ठीक है, तो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है? पहली चीज़ पब्लिक बॉडी ऑब्वियसली इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कोई कॉरपोरेशन है जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया। उसके बाद में कोई इंफीरियर कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोल रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल रही है कि आप आपकी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। ट्राइब्यूनल्स और गवर्नमेंट को भी बोल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल सकती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी मैंडेमस को इशू कर सकती है कि आपने ये जो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है इसको आपने परफॉर्म नहीं किया, तो काइंडली प्लीज परफॉर्म दिस ऑफिशियल ड्यूटीज, अदरवाइज वी विल टेक नेसेसरी एक्शंस अगेंस्ट यू एंड योर ऑफिशियल्स। अब ये किसी के खिलाफ इशू होता है तो किसी के खिलाफ इशू नहीं कर सकते होंगे, तो कहाँ नहीं कर सकते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट, पहली चीज़ प्राइवेट इंडिविजुअल, ये याद होना चाहिए। प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ आप मैंडेमस इशू जो मैंडेमस की रेट है वो इशू नहीं करवा सकते। सेकेंड इज टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पजेस स्टैट्यूटरी फोर्स। मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक रूल पास किया, वो लॉ नहीं पास किया, उन्होंने रूल पास किया है, या कोई बाय लॉ है, या कोई रेगुलेशन है, या कोई नोटिफिकेशन है, उसके खिलाफ भी जो है वो मैंडेमस इशू नहीं हो सकता। मैंडेमस इशू तभी होगा जब लॉ है, स्टैट्यूटरी फोर्स है तभी होगा, है ना। तो ये डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जिसका स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है उसके खिलाफ इशू नहीं कर सकते आप मैंडेमस को। थर्ड इज व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। मान लीजिए सेम कॉलोनी वाले जिनके पास में सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, वो ये बोल रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में हरियाली नहीं है, हमारी कॉलोनी में बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं है, और ये हरियाली नहीं है इसके कारण हमारी कॉलोनी जो है वो बड़ी बेकार दिखती है, बहुत अनअट्रैक्टिव दिखती है। तो हम चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास में जाके वो कहते हैं कि प्लीज़ आप इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ मैंडेमस की रेट इशू कीजिए और उनको कहिए कि हमारी जो कॉलोनी है उसके आसपास ग्रीनरी को इम्प्रूव करें। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नहीं, पानी देना उनकी ऑफिशियल मैंडेटरी ड्यूटी है, पानी इज असेंशियल, जल के बिना तो जीवन ही नहीं है, तो सेफ और हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर तो प्रोवाइड करना ही है। लेकिन ये जो आप हरियाली की बात कर रहे हैं, अनअट्रैक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, ये डिस्क्रिशनरी है, ये इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर डिपेंड करेगा। अगर उनके पास में रिसोर्सेज हैं, अगर उनके पास में टाइम है, तो वो आपके कॉलोनी के आसपास पेड़ पौधे लगा के ग्रीनरी इंप्रूव करके आपकी कॉलोनी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कोई एसेंशियल नहीं है कि इसके बिना आप नहीं जी सकते हो।
आप पानी के बिना नहीं जी सकते हो, इसलिए हमने मैंडेमस की रिट इशू करी है, हम इसके लिए रिट इशू नहीं करेंगे। तो क्या कहा यहाँ पर, ड्यूटी जो है वो डिस्क्रिशनरी मैंडेटरी नहीं है। फोर्थ, टू इन्फोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट भी मैंडेमस इशू नहीं होगा। फिफ्थ, प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल स्टेट गवर्नमेंट को हम कैसे कमांड दे सकते हैं, वो तो एग्जीक्यूटिव है, सॉरी वो तो नॉमिनल हेड होते हैं, गवर्नर स्टेट का होता है और प्रेसिडेंट तो कंट्री का होता है, तो उसको आप कैसे कमांड दे सकते हो, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनके पास तो बहुत सारे प्रिविलेजेस भी हैं जो हमने देखे थे फंडामेंटल राइट्स में। उसके बाद में सिमिलरली जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, अब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हैं, बहुत बड़ी बात है, उनको भी हम कमांड नहीं दे सकते। उनको कमांड कौन देगा, हाई कोर्ट को कमांड थोड़ी ना देगा, और ना ही इंफीरियर कोर्ट हाई कोर्ट को कमांड देगा। उल्टा, ये तो उल्टा होता है कि हाई कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट वाले इंफीरियर कोर्ट को मैंडेमस इशू करते हैं। तो ये जो किसके खिलाफ हम मैंडेमस इशू नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा, प्रोहिबिट करना मतलब फॉरबिड करना, मतलब रोकना, तो ये होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, ये हमें याद होना चाहिए। इट मीन्स टू फॉरबिड। अब ये भी क्या है, इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम क्रॉसिंग इट्स jurisdictions और असर्पिंग jurisdiction दैट इट डज नॉट possess। इसमें क्या हुआ है ना कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को या फिर ट्राइब्यूनल को बोल रहा है कि ये जो आप डिसीजन पास कर रहे हो ये आपकी jurisdiction में नहीं आता है, ये हमारी jurisdiction में आता है, तो आप जो है आपकी jurisdiction को क्रॉस कर रहे हो, यू आर क्रॉसिंग, मतलब ये jurisdiction में नहीं है आपके, यू आर असर्पिंग आर jurisdictions एज वेल एज यू आर क्रॉसिंग योर jurisdiction, तब जो है प्रोहिबिशन होगा। मान लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो एक टैक्सेशन का केस सुन रही है और वो टैक्स मैटर कौन सा है, 50 करोड़ से ज़्यादा वाला टैक्स मैटर है, तो अब जो लोअर कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो 10 करोड़ से ज़्यादा वाले टैक्सेस को नहीं सुन सकती, टैक्स केसेस को नहीं सुन सकती है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें वो जो केस है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कहाँ पर, हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन ये चीज़ उस समय पे शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को नहीं पता होगी, तो वो प्रोसीडिंग्स चलता रहता है और वो ऑर्डर पास कर देते हैं, और ये चीज़ जो है हाई कोर्ट को तुरंत ध्यान में आती है कि अरे ये तो उनकी जुरिस्डिक्शन में आते ही नहीं है, तो वो फिर वो बोलेगी रुकिए अभी डिसीजन मत दीजिए, ये आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, यू आर असर्पिंग आर जुरिस्डिक्शन, ये तब रेट इशू होता है। ठीक है, किसके खिलाफ इशू हो रहा है, लोअर कोर्ट के खिलाफ या ट्राइब्यूनल के खिलाफ, और ये कौन कर रहा है, हायर कोर्ट कर रहा है। हायर कोर्ट में कौन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है और हाई कोर्ट हो सकता है, ये हमें याद होना चाहिए। कब कर रहा है, जब वो अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जा रहे हैं। तो अब जैसे हमने बताया था कि मैंडेमस के रेट हम किसके अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते हैं, सिमिलरली प्रोहिबिशन के रेट हम किसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं और किसके अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते हैं, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट हम इशू कर सकते हैं। जुडिशियल जैसे लोअर कोर्ट, क्वासी जुडिशियल क्या होता है, ट्राइब्यूनल्स होते हैं। ट्राइब्यूनल्स क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज तो है ट्राइब्यूनल्स, तो ये हमें पता होना चाहिए। बट आप प्रोहिबिशन की जो रेट है किसके अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते हो, पहली चीज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते हो, लेजिस्लेटिव बॉडीज जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर उनके खिलाफ नहीं कर सकते हो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट बॉडीज है जैसे रिलायंस हो गया प्राइवेट बॉडी है, उसके बाद में अडानी इंटरप्राइजेस है प्राइवेट बॉडीज है, उनके खिलाफ आप प्रोहिबिशन इशू नहीं कर सकते, वो उनका इंटरनल मैटर है। आप दूसरी चीज़ों का यूज़ करके आप दूसरे मेजर्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ये रेट्स यूज़ नहीं कर सकते हो। जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है लेकिन जुडिशरी प्रोहिबिशन के रेट यूज़ नहीं कर सकती है प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट इज सर्शोरारी, नेक्स्ट रेट इज सर्शोरारी। सर्शोरारी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड, मतलब वो सर्टिफाइड हम कब होते हैं, जब हमने कोई कोर्स कर लिया है और हमें सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ दिस इज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये जो है इसने सारी चीज़ें रूल बाय रूल वो करी है, इसने सारे कोर्सेज़ को अच्छे से फॉलो किया है और ये पास हुआ, इसलिए हम इसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो है सर्शोरारी में टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ये इसका लिटरली मतलब होता है। लिटरली मतलब हर एक रेट का आपको पता होना चाहिए, जैसे कि रेट ऑफ प्रोहिबिशन है तो फॉरबिड है, हेबियस कॉर्पस है तो टू हैव द बॉडी ऑफ है, तो सिमिलरली जो सर्शोरारी है उसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। अब क्या हो रहा है इसमें, इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट
टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विथ द लेटर टू इटसेल्फ और टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ केस। मतलब क्या हुआ है, हायर कोर्ट इसको इशू कर रहा है किसके खिलाफ, अगेन वही लोअर कोर्ट के खिलाफ या ट्राइब्यूनल के खिलाफ। ठीक है, लोअर कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट इशू हो रही है सर्शोरारी की रिट। क्यों, या तो आप ट्रांसफर कीजिए केस, मान लीजिए कि ट्राइब्यूनल या फिर लोअर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हाई कोर्ट ने सर्शोरारी को इशू किया कि ये जो केस है इसको आप हमारे पास में ट्रांसफर कीजिए, पहली चीज। और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन केस, या फिर मान लीजिए लोअर कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने वो केस को सुन लिया, एक पर्टिकुलर केस को सुन लिया और उस पर अपना ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने सर्शोरारी की रिट इशू करी और उनका जो ऑर्डर था वो उसको उन्होंने कैंसिल करवाया, इनवैलिड डिक्लेयर किया, क्वैश किया, ख़त्म किया कि ये नो लॉन्गर द अथॉरिटी टू हियर दिस केस, ये हम सुनेंगे, ये जो भी केस मतलब जो भी रूलिंग थी अब ये रूलिंग नहीं है, ये जो केस है फिर से हाई कोर्ट में चलेगा या सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये कब इशू होता है, वही जुरिस्डिक्शन उन्होंने कर दी है, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन है, ट्राइब्यूनल ने या फिर कोर्ट जो लोअर कोर्ट है उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन क्रॉस कर दी, उनकी जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं। एक ही बात है, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लेक ऑफ जुरिस्डिक्शन इज सेम थिंग, देयर इज एन एरर ऑफ लॉ। वो जो लोअर कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है उन्होंने कुछ फैक्ट्स को मिस कर दिया, उन्होंने कुछ लॉस को मिस कर दिया, बहुत ही ऑब्वियस लॉस को उन्होंने मिस किया जो कि बहुत विजिबल है, तब जाकर ये चीज़ जो है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में आई और उन्होंने फिर सर्शोरारी इशू किया ऑन द ग्राउंड कि देयर इज अ एरर ऑफ लॉ एंड वी विल हियर दिस केस अगेन, क्योंकि फिर तो वो ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस हो जाएगा। अब किसके अगेंस्ट इशू होगा, ऑब्वियसली ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट चीज कही थी इसमें, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है इफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल आर अफेक्टेड। अभी मैंने रिट ऑफ प्रोहिबिशन में कहा था ना कि लेजिस्लेटिव बॉडीज और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो सर्शोरारी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू हो सकता है, लेकिन जो इंडिविजुअल के राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, वो वायलेट होने चाहिए, वो अफेक्ट होने चाहिए, तभी जाकर जो है हम ये रिट इशू करेंगे, अदरवाइज इशू नहीं करेंगे। नहीं तो जो जुडिशियल बॉडीज है और क्वासी जुडिशियल बॉडीज है उन्हीं के अगेंस्ट हम ये रिट को इशू करेंगे। बट इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट बॉडीज, ये भी हमें याद होना चाहिए किसके अगेंस्ट हमने इशू करा है और किसके अगेंस्ट इशू नहीं करा है। नेक्स्ट है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब है क्यों, बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यों भाई क्या जरूरत पड़ गई, तो ये होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, इसका लिटरली मतलब होता है, लिटरली मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। अब क्यो वारंटो क्या कहना चाह रहे हैं, क्यो वारंटो इज अ रिट issued by a court, okay, to examine whether a person has legal right to hold a public office or not. वो रिट इशू करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो व्यक्ति है इसने जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है क्या उसने लीगली उसके लिए वो एलिजिबल है या नहीं है, ये वो कहता है। इट प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम इलीगली ऑक्यूपाइंग और क्लेमिंग अ पब्लिक ऑफिस। मान लीजिए वाइस चांसलर होते हैं ना यूनिवर्सिटीज में, अब गवर्नमेंट को मैं बहुत पसंद आ गया, उन्होंने बोला अमन यू विल बी वाइस चांसलर, ऑल्दो आई एम नॉट एलिजिबल टू बी वाइस चांसलर, बट उन्होंने मुझे वाइस चांसलर बना दिया। जो एक समझदार व्यक्ति है, पेट्रियोट इंडिविजुअल, उसने ये चीज़ नोटिस करी, उसने ये देखा कि यार ये जो है इस गवर्नमेंट का पैटर्न है, जो ये अपने फेवरेट व्यक्ति हैं उन्हें ये इंपॉर्टेंट पोजीशन में बिठा रहे हैं ताकि मैं एज अ यस मैन बन के रहूँ। तो ये चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही है, वो ये बोल रहा है कि यार इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और ये देश को अंदर से खोखला करेगा। इस तरीके से अगर चाटुकार लोग इम्पॉर्टेंट पब्लिक पोजीशन में बैठेंगे और उसको ये पता चल गया कि यार ये तो एलिजिबल ही नहीं है वाइस चांसलर के लिए, तो ये गया सुप्रीम कोर्ट के पास में और उसने ना बोला कि देखिए ये जो इंडिविजुअल है ये एलिजिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा हम चेक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्यो वारंटो इशू किया गवर्नमेंट के उस कॉलेज के खिलाफ कि भैया ये किस अथॉरिटी से आपके पास में पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, ये किस अथॉरिटी से वाइस चांसलर बना हुआ है।
अब उन्होंने मांगा मेरी एलिजिबिलिटी, मेरी सारी की सारी, पहले तो एलिजिबिलिटी कंडीशन मांगी और मेरा देखा कि ये एलिजिबल है कि नहीं है, दोनों को चेक किया। और सरकार ने हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भैया ये तो मिसमैच है, ये तो एलिजिबल ही नहीं है, तो ये तो बैठना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, ये तो वाइस चांसलर ही नहीं होना चाहिए, तो फिर मुझे वो हटाएंगे पब्लिक ऑफिस से। तो ये होता है क्यो वारंटो, किस अथॉरिटी से आपने पब्लिक ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है, क्या आपने जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करके रखा उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ये कैसे चेक होगा, ये क्यो वारंटो से चेक होगा। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, बाकी की जो 4 रिट्स है ना, वो कौन इशू करेगा, वो डायरेक्टली वो लोग इशू करेंगे जिनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए। लेकिन क्यो वारंटो में क्या, कोई भी समझदार व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट में क्यो वारंटो के लिए जा सकता है। उन्हें लगा कि यार ये गलत हो रहा है, तो एनी वन कैन क्यो वारंटो के लिए इशू के लिए जा सकता है। बाकी की जो 4 है वो वही लोग होंगे जो अग्रीव्ड है, जिन्हें तकलीफ हुई है, ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। द रेट कैन बी इशूड ओनली फॉर, अब ये एक कंडीशन है वो याद होना चाहिए, द रेट कैन बी इशूड ओनली फॉर सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, मैंने कहा है सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस दैट इज परमानेंट इन नेचर, जो परमानेंट है नेचर में और जो लॉ ने क्रिएट किया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया, जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ये या तो लॉ ने क्रिएट किया है और परमानेंट ऑफिसेस हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया और परमानेंट ऑफिसेस है, ये हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई टेम्पररी ऑफिस बना दिया, उसमें कोई लॉ नहीं है, किसी लॉ के थ्रू नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने बोला कि एक ऐसा ही बेस्ट इंडिविजुअल टाइप बेस्ट सिटीजन ऑफिस हमने बना दिया और उसमें मुझे बिठा दिया, अब वो ना तो किसी लॉ से बैक हो रहा है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन से बैक हो रहा है, वो तो ऐसे टेम्पररी नेचर का है, सरकार ने बोला 6 महीने के लिए हमने बनाया है, हम वापस उसको हटा देंगे, तब क्यो वारंटो इशू नहीं होगा, ये याद होना चाहिए। क्यो वारंटो कब इशू होगा, अगर वो ऑफिस परमानेंट नेचर का है, अगर वो ऑफिस लीगली बैक्ड है, जैसे कि किसी लॉ के थ्रू बना है, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन से बैक्ड है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी के लिए क्यो वारंटो हम इशू कर सकते हैं। सेकेंड चीज इज इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। रिलायंस ऑफिस में मुझे एज ए एमडी बिठा दिया उन्होंने, मैनेजिंग डायरेक्टर, अब वहाँ के जो एम्प्लॉय है वो बोल रहे हैं कि यार इसके खिलाफ तो रिट इशू करो क्यो वारंटो की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट हम रिट इशू नहीं कर सकते क्यो वारंटो का, आप दूसरे जो कॉर्पोरेट लॉज हैं उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिट इशू नहीं करवा सकते आप प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट। सिमिलरली जो मिनिस्टीरियल ऑफिसेज होते हैं, जो मिनिस्टर के ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर भी आप क्यो वारंटो इशू नहीं करवा सकते हो, ठीक है। थर्ड इज, हाँ, अब ये मैंने आपको बताया था ना कि अनलाइक दी अदर 4 रिट्स, जो बाकी की 4 रिट्स हैं, क्यो वारंटो कैन बी फाइल्ड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, कोई भी समझदार व्यक्ति है जिसको लगता है जो देश के लिए थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा सा इनलाइटेड सिटीजन है, अवेयर सिटीजन है, उसका सिविक सेंस अच्छा है और वो पेट्रियट है, पेट्रियोटिक इंडिविजुअल है, वो क्यो वारंटो इशू कर सकता है, मतलब क्यो वारंटो के लिए इन्वॉल्व हो सकता है। बाकी की जो 4 रिट्स हैं वो कौन इशू करवा सकता है, वही जिसको तकलीफ है या फिर उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं। मान लीजिए कि मुझे गलत तरीके से डिटेन कर लिया, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ही ऑब्वियसली जाएंगे, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है। यहाँ तक अभी हमने आर्टिकल 32 देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और हमने रिट्स देख लिए। रिट्स के साथ साथ में हमने डिफरेंसेस देख लिए थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंस है रिट की पावर में और हाई कोर्ट की पावर में क्या है। उसके बाद में हमने 5 रिट्स को बहुत ही सिंपल वे में स्लोली डिस्कस भी कर लिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कह रहा है? आर्टिकल 33 देखिए ये कह रहा है कि जो भी मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, पार्लियामेंट चाहे तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसको एब्रोगेट कर सकता है। जैसे पुलिस फोर्सेस हो गई, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, आर्म्ड फोर्सेस हो गए, इन सबके चाहे तो ये जितने भी इनके जो मेंबर्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं करेंगे, पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा लॉ बना सकता है। ये वही चीज़ है। तो आर्म्ड फोर्सेस, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, आर्टिकल 33 बात करता है। क्या कह रहा है? इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ व्हाट? आर्म्ड फोर्सेस। जैसे अपने मिलिट्रीज, नेवी, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे CISF, BSF, CRPF, उसके बाद में पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज
और एनालॉगस फोर्सेस, इनके जो मेंबर्स है वो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं करेंगे। और इसके लिए लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। और पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने कहा कि वी आर मेकिंग आर्टिकल 33, सॉरी वी हैव मेड अ लॉ यूजिंग आर्टिकल 33, मतलब हमने आर्टिकल 33 के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक लॉ बनाया है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के पास में गया और मैंने बोला देखिए है ना, ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो मिलिट्री के व्यक्तिज हैं, जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, उनका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, तो आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इन्होंने आर्टिकल 33 के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लॉ बनाया, उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आर्टिकल 33 के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। यही चीज़ इसमें दी हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो डिसिप्लिन मेंटेन रहे, जो मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनमें डिसिप्लिन मेंटेन रहे, इसीलिए उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। नहीं तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनके पास में होगा, तो जो डिसिप्लिन है, डेकोरम है, यूनिफॉर्मिटी है, जो मिलिट्री सर्विसेज हैं, पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं, पुलिस फोर्सेस, उसमें मेंटेन नहीं रहेगा, तो जो चेन ऑफ हायरार्की है उससे ठीक से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो जो पूरा फाउंडेशन है सर्विसेज का, पैरामिलिट्री सर्विसेज का, मिलिट्री सर्विसेज का, वो वीक हो जाएगा। और अगर वो वीक हो गया तो फिर पाकिस्तान जैसे रोग नेशन इंडिया के लिए बहुत खतरा है। द पावर टू मेक लॉज, हाँ, अब आर्टिकल 33 के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लॉ कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा, ये हमें याद होना चाहिए। और एनी सच लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड on the court by saying that it is violating fundamental rights. Even though it is violating fundamental right, but it is achieving the objectives mentioned in Article 33, then such laws cannot be declared unconstitutional. It is constitutional. Next है Article 34. Article 34 ना मार्शल लॉ की बात करता है। वो ये कहता है कि जिस जगह पे मार्शल लॉ है, एक्टिव है, उस जगह पे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे। मैंने क्या कहा? आर्टिकल 34 ये कहता है कि इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर मार्शल लॉ एक्टिव है तो वहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स है उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे मार्शल लॉ होता क्या है? पहली चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बस मेंशन किया है मार्शल लॉ को। तो फिर मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? हम लेके कहाँ से आए? मार्शल लॉ हमने बोरो किया है इंग्लिश लॉ से। पहली चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए, हमने कहाँ से बोरो किया है मार्शल लॉ? मार्शल लॉ हमने बोरो किया है इंग्लिश लॉ से। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है। तो मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है मिलिट्री रूल। क्या होता है? मिलिट्री रूल। इसका मतलब ये है जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे कौन चला रहे हैं? आप मिलिट्री के ऑफिशियल चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? मिलिट्री के रूल्स के हिसाब से, मिलिट्री के रेगुलेशंस के हिसाब से। अभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है? सिविलियन अथॉरिटी, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, पुलिस अथॉरिटी हो गई, जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, आईजी हो गया, डीआईजी हो गया, ये सारे लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। लेकिन मार्शल लॉ जैसे ही लगा तो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है कंप्लीटली टेक ओवर कौन कर लेता है? मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लेता है। और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अपने मिलिट्री रूल्स अप्लाई करेगा। मतलब कि मान लीजिए कि कोई सोल्जर जो है वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है, इनडिसिप्लिन है, तो उसके अलग से सजा है। तो मान लीजिए कि कोई मार्शल लॉ के समय पर कोई सिविलियन है वो इनडिसिप्लिन है, तो उस पर वही रूल अप्लाई होगा जो एक सोल्जर पे अप्लाई हो रहा था। 500 पुशअप है तो 500 पुशअप लगानी पड़ेगी। 10 किलोमीटर दौड़ना है तो 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, इट डजंट मैटर। तो ये क्या बोल रहा है? आर्टिकल 34 बोल रहा है जहाँ जहाँ पे मार्शल लॉ लगा है इंडिया में, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, ये पहली चीज़ है। अब सेकेंड पॉइंट इसमें क्या कहा है? आर्टिकल 34 गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट पीपल हु एक्टेड ड्यूरिंग मार्शल लॉ। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए, उन्होंने पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, जो अगर सिविलियन टाइम पर, नॉर्मल टाइम पर बहुत ही इलीगल है, लेकिन अब मिलिट्री रूल के समय पर उनको पब्लिक ऑर्डर किसी भी तरीके से मेंटेन करना था, तो उन्होंने बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लिए। तो पार्लियामेंट ऐसे लोगों को बचा सकता है। उन्होंने जो जो स्टेप्स लिए हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। पार्लियामेंट लॉ बना के उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। प्रोटेक्ट पीपल हु एक्टेड ड्यूरिंग मार्शल लॉ, ये हमें याद होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? पार्लियामेंट कैन गिव लीगल प्रोटेक्शन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स और अदर्स फॉर
एक्ट्स डन वाइल मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑर्डर इन एन एरिया अंडर मार्शल लॉ। वही चीज़ है कि उन्होंने किसी को इतना मारा, मतलब कोई बहुत हुड़दंगी था, बहुत डेलिंक्वेंट इंडिविजुअल था, वो डेलिंक्वेंट इंडिविजुअल जो है 2-3 वार्निंग के बाद में भी पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहा था। तो अब गवर्नमेंट ऑफिशियल को लगा या मिलिट्री ऑफिशियल्स को लगा कि अगर हमने इसे ठीक से डिसिप्लिन नहीं किया तो ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करेगा कि हम भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो इसे ठीक से पनिशमेंट देंगे तभी जाके दूसरे लोग जो है वो इनडिसिप्लिन होने से बचेंगे और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो उन्होंने उस वजह से उसे ज़्यादा मार दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, लूला लंगड़ा कर दिया। अब ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप नहीं कर सकते हो, पुलिस जो है आपको 3rd डिग्री नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं दे सकती है, ऑल तो कभी कभी करती है, लेकिन चलिए वो ऐसा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं कर सकती पुलिस, ठीक है। अगर ऐसा कर रही है तो फिर जिसने भी आपके खिलाफ किया है उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हो फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और बाई सेइंग दैट ये तो इलीगल है। लेकिन मिलिट्री रूल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना देगा कि ये जिसने भी जो काम किए हैं मिलिट्री रूल से रिलेटेड, इन सबको प्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ये हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट कैन ऑल्सो वैलिडेट पनिशमेंट, सेंटेंसेस, फॉरफीचर और अदर एक्शन टेकन ड्यूरिंग दैट पीरियड। पार्लियामेंट चाहे तो जितनी भी पनिशमेंट उन्होंने दी है उस समय पे ऑफिशियल्स ने, या फिर जो भी सेंटेंसेस उन्होंने दिया है या फिर दूसरे एक्शंस, उसको भी वो जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको भी वो वैलिडिटी दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल 34 कहता है, ये हमें याद होना चाहिए। मार्शल लॉ मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कह रहा है, देखिए आर्टिकल 35 ये कह रहा है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को एक्टिव करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं, और ये लॉ कौन बना सकता है, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। मैंने कहा कि कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को एक्टिव करने के लिए लॉ बनाए जा रहे हैं, और ये लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। आर्टिकल एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए सरकार ने कोई लॉ नहीं बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि अनटचेबिलिटी, मान लीजिए कि मेरे साथ में किसी ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी है, मैंने किसी के साथ में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर ली, तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, लेकिन मैंने किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोई भी लॉ में अनटचेबिलिटी ऑफेंस है ही नहीं, किसी भी लॉ ने अनटचेबिलिटी को ऑफेंस माना ही नहीं। तो अब आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 यही कहता है कि मुझे उसी के लिए सजा मिलेगी अगर मैंने लॉ ब्रेक किया है, और अगर मैंने लॉ ब्रेक नहीं किया तो मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। तो मैंने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी, लेकिन अनटचेबिलिटी अभी भी किसी लॉ में ऑफेंस नहीं है, किसी भी लॉ ने उसको क्राइम नहीं माना है, तो मैंने तो कोई लॉ ब्रेक नहीं किया, तो मुझे तो उसके लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 17 तो नाम का रह गया ना, वो काम का ही नहीं है वो। तो फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट, मतलब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, लेकिन उसके लिए तो कोई सजा ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, पार्लियामेंट ने, जैसे ही हमने इंडिपेंडेंस के बाद में 1955 के अराउंड उन्होंने सिविल राइट एक्ट बनाया। उस सिविल राइट एक्ट में पार्लियामेंट ने कहा कि अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हो किसी भी फॉर्म में, तो वो इलीगल है, वो ऑफेंस है, और उसके लिए आपको सजा होगी, उसके लिए आपको जेल होगी। तो क्या किया उन्होंने, आर्टिकल 17 को, सर्टेन फंडामेंटल राइट को एक्टिव करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, लॉ बनाया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये कौन बनाता है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि थ्रू आउट इंडिया यूनिफॉर्मिटी रहेगी सज़ा में। नहीं तो ऐसा होगा कि मध्य प्रदेश में 6 महीने की सज़ा है और आसाम में 10 साल की सज़ा है, तो वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राइट किसके पास में होगा, राइट सिर्फ पार्लियामेंट के पास में होगा। ये कहता है आर्टिकल 35। एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है, इट लेज डाउन दैट पावर टू मेक लॉज to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in the parliament and not in the state legislature। ये अभी हमने वही डिस्कस किया था कि पावर होती है पार्लियामेंट के पास में, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में नहीं होती है। दिस प्रोविजन इंश्योर्स दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि यूनिफॉर्मिटी रहेगी, इसीलिए पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं राइट टू प्रॉपर्टी की। अभी तक हमने आर्टिकल 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे वो उसको हमने डिस्कस कर लिया, उसको हमने खत्म कर दिया है। अब मैंने जब आपको आर्टिकल 19 पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ओरिजिनली 7 राइट्स थे,
लेकिन हमने उससे अभी ओरिजिनली 7 राइट्स थे, लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बताया था कि एट प्रेजेंट 6 राइट्स हैं। कौन कौन से हैं? पहली चीज़ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम राइट टू मूवमेंट है, राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री है, उसके बाद में राइट टू कॉमर्स है मेरे पास में, राइट टू ट्रेड, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स वाली बात हो गई। उसके बाद में राइट टू असेंबल पीसफुली है, उसके बाद में राइट टू फॉर्म यूनियन है, एसोसिएशन है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है मेरे पास में अंडर आर्टिकल 19। उसमें एक और राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 19 से डिलीट किया और उसे हमने शिफ्ट किया आर्टिकल 300A में। किससे किया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 19 से हमने उसे डिलीट किया और उसे हमने शिफ्ट किया आर्टिकल 300A में। तो तब कितने राइट्स थे? 7 राइट्स थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में आर्टिकल 19 में कितने राइट्स हो गए? 6 राइट्स हो गए। क्यों? क्योंकि हमने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया और राइट टू प्रॉपर्टी को हमने कहाँ डाल दिया? 300A में डाल दिया, आर्टिकल 300A में। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, अब क्या है? अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना, वो आर्टिकल 300A में मेंशन है। तो आर्टिकल 300A में मेंशन है, दैट मीन्स दैट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज़ अ लीगल राइट, बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये याद होना चाहिए, दैट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज़ अ लीगल राइट, बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। तो प्रेजेंट पोजीशन क्या है राइट टू प्रॉपर्टी की, कि ये हमने आर्टिकल 19 से डिलीट किया और आर्टिकल 300A में शिफ्ट किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। वही की वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ लेना। अब हमने पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स। अब हम कुछ PYQs जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड आए हैं, रिट से रिलेटेड आए हैं, उसके बाद में और भी दूसरे जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड आए, उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिएगा कितने सिंपल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। रिट्स में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके अलावा वो भी 1 या 2 क्वेश्चन ट्रिकी हैं, उन्होंने बहुत पहले पूछे थे, वो अब वो नहीं पूछ रहे हैं। अभी भी रिट से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। क्या है ये? Which of the following statement regarding writ of certiorari is are correct? There should be court, tribunal or an officer having legal authority to determine the question of deciding fundamental right with a duty to act judicially. Yes, this is a correct. कोर्ट होना चाहिए, देयर शुड बी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन द क्वेश्चन। हमें पता है ना, सर्शोरारी में यही तो कहा था, सर्टिफाइड करना। रिट ऑफ सर्शोरारी इज अवेलेबल, सॉरी ये है ना, राइट नहीं है, रिट है, टाइपो है ये। रिट ऑफ सर्शोरारी इज अवेलेबल ड्यूरिंग टेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। नहीं, टेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं होता है। रिट ऑफ सर्शोरारी जब पूरा डिसीजन पास हो गया उसके बाद में हम यूज करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग, ओनली दिस इज करेक्ट। तो उसका ओनली 1 होना चाहिए। प्रोसीडिंग्स के समय यूज नहीं होता, प्रोसीडिंग्स के बाद में, प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद में रिट ऑफ सर्शोरारी यूज हो रहा है, तभी तो हम सर्टिफाई कर रहे हैं उसे। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर इशू ऑफ रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्या कंडीशन है? नेसेसरी कंडीशन क्या है? द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टैच्यू। यस, दिस इज करेक्ट, ये भी हमने अभी पढ़ा था। The office must be substantive one and not merely the function or employment of servant at a will and during the pleasure of another. Okay. The office must be substantive one. Yes, this is also correct, and not merely the function. This is also correct. There has been a contravention of constitution or statute or statutory instrument in appointing such person to that office. क्या कहा उन्होंने? There has been contravention of constitution. बिल्कुल ठीक बात है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रावेंट करके किसी ने ऑफिस अक्वायर किया, होल्ड करके रखा हुआ है, तो आप क्यों वारंट इशू कर सकते हो? तो इसका होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, यस दिस इज करेक्ट। ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंटिव वन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का और स्टैच्यू का, तब आप इशू कर सकते हो क्यों वारंटो को। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिट लिटरली मीन्स यू हैव द बॉडी ऑफ। देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू मे हैव द बॉडी, इट इज हैबियस कॉर्पस। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट। ओके, प्रोहिबिशन पर है। टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्ट्रिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यस, दिस इज करेक्ट, यही है इसका। तभी तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन बोलते हैं कि भाई रुको, टू फॉरबिड,
दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट इज A writ of habeas corpus for the release of a person can be issued. क्या कहा इसमें मैंने? A writ of habeas corpus for the release of person can be issued where the arrest or detention has taken place in contravention. Yes, this is correct. आपको उन्होंने प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो नहीं करा है, तो वो तो इलीगल डिटेंशन हो गया, तो आप हेबियस कॉर्पस का यूज कर सकते हो. टू सिक्योर द रिलीज ऑफ पर्सन इम्प्रिजन्ड ऑन अ क्रिमिनल चार्ज. नहीं, दिस इज इनकरेक्ट. अगर आप पर मतलब जो डिटेंशन है वो लॉफुल है, आप क्रिमिनल हो, तो आप फिर हेबियस कॉर्पस का यूज थोड़ी ना कर सकते हो, तो दिस इज रॉन्ग. वेयर द अरेस्ट हैज टेकन प्लेस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया था ना कि आपके खिलाफ अगर प्रोसीडिंग चल रही है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो फिर आपके लिए हेबियस कॉर्पस यूज नहीं कर सकते. तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रेट ऑफ प्रोहिबिशन रिलेट्स टू एन ऑर्डर issued against judicial and quasi judicial authority. Yes, this is correct. This is correct. ये statement correct है. To prohibit an inferior court from proceeding in a particular case where it has no jurisdictions to try. Yes, this is also correct. To restrain a person from holding a public office to when he is. ये तो क्यों वारंटो में आएगा ना. ऑप्शन 3 तो क्यों वारंटो में आएगा, रेट ऑफ प्रोहिबिशन में नहीं आएगा, तो 3 इज रॉन्ग. तो 3 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग और 1 and 2 इज करेक्ट. ऑप्शन ए. नेक्स्ट ऑप्शन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ रिट इशूड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फाउंड टू बी डिटेन इलीगली इज. अगर किसी को हमने इलीगली डिटेन करा और हमें रिट इशू करनी है, सुप्रीम कोर्ट को अगर हाई कोर्ट को रिट इशू करनी है, तो कौन सी इशू करेगी वो? हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ. विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल. ये बताइए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. विच अमंग द फॉलोइंग रिट इज इशूड टू क्वैश. क्या होगा? मेंडेमस होगा, प्रोहिबिशन होगा, क्यो वारंटो होगा, या फिर सरसरारी होगा? बताना इसका क्या होगा. Next is which one among the following conditions laid down in the Constitution of India for the issue of writ of quo warranto is not correct. ये देखिए उन्होंने बोला है not correct. ठीक है. The office must be public and it must be created by. Yes, this is correct. The office must be substantive one. This is also correct. There has been a contravention of constitution or a statute. Yes, this is also correct. The appointment is in tune with statutory provisions. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे नहीं आएगा ना, ये गलत हुआ ना फिर. देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टैच्यू इन अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस. सो ऑप्शन डी इसका आंसर है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स यू मे हैव द बॉडी. ये अगेन उन्होंने रिपीट किया है क्वेश्चन को. यू मे हैव द बॉडी, हेबियस कॉर्पस. नेक्स्ट इज, अब ये सारे हमने रिट्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. अब हम देखते हैं आर्टिकल 26-27 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं. आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव राइट. कौन कौन से राइट होंगे उनके पास में? आर्टिकल 26 है ये. स्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस. यस, दिस इज करेक्ट. To manage its own affairs in matters of religion. Yes, this is also correct. To own and acquire movable and immovable property. Yes, this is also correct. आर्टिकल 26 में सारी चीजें दी हुई थी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है? इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट, नॉट इन केस ऑफ राइट्स विच फॉलो. यस, दिस इज करेक्ट. आर्टिकल 32 में आपके पास में सिर्फ एक ही तो होता है,
मतलब सिर्फ और सिर्फ हो सकता है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दूसरे पर्पसेस के लिए नहीं है, उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरारी एंड क्यो वारंटो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ओनली बोला है उन्होंने, लेकिन हमें पता है हाई कोर्ट जो है दूसरी रीट्स भी इशू कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन इज नॉट ट्रीटेड एट पार सो फार इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंसर्न। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है कि सिटीजन्स है और ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिनको हम इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, अभी हमने देखा था कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 33। डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा आर्टिकल 33 से। अब ये क्वेश्चन क्या है, व्हेन मार्शल लॉ इज इम्पोज्ड पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉस। पार्लियामेंट लॉस कहाँ नहीं बना सकता, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, indemnify any person in respect of any act done by him in connection with maintenance of order in the area। बिल्कुल, दिस इज करेक्ट, ये तो सही है। सेकेंड, पार्लियामेंट कैन बाय लॉ वैलिडेट एनी सेंटेंसेस पास्ड व्हेन मार्शल लॉ वाज इन फोर्स। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट कैन वैलिडेट फॉर फ्यूचर ऑर्डर्ड व्हेन मार्शल लॉ वाज इन फोर्स। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, वैलिडेट कर सकते हैं वो। एनी एक्ट नहीं, एनी एक्ट नहीं हो सकता, एनी एक्ट डन अंडर, कोई भी एक्ट नहीं होता, सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से ही रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर ये होगा, लास्ट वाला होगा। एनी एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ कैन बी वैलिडेटेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, नहीं, एनी एक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो तीनों है वो रिलेटेड है मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर से। जैसे कि ये देखिए, ये मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड है। उसके बाद में यहाँ पे भी ये मार्शल लॉ वाज इन फोर्स, ये भी मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन उन्होंने नॉट ट्रू ज्यादा पूछा है, नॉट करेक्ट और नॉट ट्रू ज्यादा पूछा है, तो ये ध्यान होना चाहिए हमें। इट गिव्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट। आर्टिकल 32 में नहीं, ये गलत है, यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही होते, इसको आंसर ये होगा। आर्टिकल 32 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, हाई कोर्ट के पास में पावर थोड़ी ना है, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन सा है, आर्टिकल 25 है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यस दिस इज करेक्ट। अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, नहीं नहीं, ये भी गलत है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ है। अब इसमें जो ये क्वेश्चन शायद गलत है, इसमें ऑप्शंस मैंने मिसप्लेस किए हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये तीनों हमने पढ़े थे, सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अगेन उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड रेमेडी टू द सिटीजन फॉर द एनफोर्समेंट, यस दिस इज करेक्ट। It is a part of fundamental rights. Yes, this is also correct. The Supreme Court cannot refuse a writ petition under Article 32 on the ground of the delay. Yes, this is also correct. Protection under Article 32 also apply to enforcement of ordinary law, which has nothing to do with fundamental. नहीं नहीं, ये गलत है ना, this is wrong. सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज विच one of the following statements regarding freedom to manage religious affairs as per the article 26, अगेन उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है। देखिए नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं हमसे वो। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन एक्सेप्ट सम, नहीं नहीं ये गलत हो गया, एक्सेप्ट सम माइनर कम्युनिटीज, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, माइनर कम्युनिटीज के पास में भी राइट है, तो ये गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। देखो नॉट करेक्ट पूछ लिया उन्होंने अगेन। एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैज राइट टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, यस ये हमने पढ़ा है, दिस इज करेक्ट, गलत हो ही नहीं सकता ये। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, ये भी करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
द स्टेट शैल इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट। नहीं, दिस इज रॉन्ग। कभी भी वो जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है स्टेट, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसका आंसर ये हो गया, थर्ड हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। क्या कहा है, कौन से ग्राउंड पर आर्टिकल 32 के लिए मना कर देगा सुप्रीम कोर्ट? द अग्रीव पर्सन कैन गेट रेमेडी फ्रॉम अनदर कोर्ट, ओके, that disputed facts have to be investigated, okay, that no funda, yes this is correct। सुप्रीम कोर्ट आपको तभी मना कर सकता है ये बोल के कि देखिए फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं हुआ तो हम आर्टिकल 32 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमने जितने भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे पीवाईक्यूज वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1 में हमने आर्टिकल 24 तक देखा था, उसके बाद में पार्ट 2 में हमने आर्टिकल 25 से आर्टिकल 35 तक देख लिया है। आई होप आपको फंडामेंटल राइट समझ में आए होंगे, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड हुई होगी, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।